हेलो स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स का चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है और इससे पहले जो 7th लेक्चर था उसमें हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में स्टडी किया था। डिफरेंट पार्टिकल्स की हमने वेवलेंथ निकाली थी, एक दो हमने न्यूमेरिकल भी सोल्व किए थे। अब हमारे पास जो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन और जर्मर का प्रयोग और ये प्रैक्टिकल क्या है। तो जो डी ब्रोगली ने मैटर वेव्स की हाइपोथेसिस दी थी उसकी प्रैक्टिकल एविडेंस देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया कि जो डी ब्रोगली वेव थ्योरी थी या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी वो राइट है या रॉन्ग है। उसको प्रैक्टिकली जो अंडरस्टैंड किया वो किसने किया? डेविसन और जर्मर ने। अब इन्होंने एक प्रिंसिपल यहाँ पर क्या काम में लिया, पहले वो आप देख लें। इसके एक्सपेरिमेंट का जो प्रिंसिपल है वो क्या काम में ले रहा है। इसने क्या देखा कि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो एक्स रेज का डिफ्रैक्शन करते हैं, यानी एक्स किरणों का विवर्तन करते हैं। विवर्तन का मतलब होता है किसी एक अपर्चर या द्वारक या ऑब्स्टेकल से निकलने के बाद वेव्स का ज्योमेट्रिकल शेडो में ज्यामितीय छाया में फैल जाना। वही क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। एक बहुत स्मॉल होल से अगर आप लाइट रेज पास करते हो और वो बाहर निकलकर अगर स्प्रेड हो जाती है या ज्योमेट्रिकल शेडो में फैल जाती है तो उसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे साउंड वेव्स के लिए अगर अपन बात करें, रूम में हम बोल रहे हैं, अब चारों तरफ से सपोज करो रूम पूरा क्लोज है और केवल उसका गेट खुल रहा है, ओनली गेट। तो गेट से जो साउंड निकल रही है वो साउंड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अपर एंड डाउन चारों तरफ वो क्या हो रही है? फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। तो यही एक डिफ्रैक्शन है। तो इन्होंने बताया कि एक्स रेज का पार्टिकल या क्रिस्टल्स से क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है। और डिफ्रैक्शन के लिए एक रिक्वायर्ड, एक नेसेसरी एक शर्त है, या यूँ कह दीजिए कि एक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन। और वो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि क्रिस्टल के या अपर्चर के जो साइज की वैल्यू होनी चाहिए, जो अपर्चर का जो साइज होना चाहिए या जो ऑब्स्टेकल का साइज होना चाहिए वो वेव्स की वेवलेंथ की ऑर्डर का होना चाहिए। मीन्स अगर मान लीजिए कि अब वेव की वेवलेंथ एंगस्ट्रम ऑर्डर में है तो अपर्चर की साइज भी एंगस्ट्रम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो इन्होंने ये देखा कि एक्स रेज का क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन होता है। इसका मतलब क्रिस्टल के जो लेटिस है उसके बीच में जो एटम्स है उनकी जो डिस्टेंस है, या लेटिस प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसका ऑर्डर एक्स रेज की वेवलेंथ की ऑर्डर का होता है। और जो एक्स रेज की वेवलेंथ होती है उसका ऑर्डर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का ऑर्डर होता है। तो इनके माइंड में ये बात आई कि जिस प्रकार से एक्स रेज का अगर क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का भी क्रिस्टल से क्या होना चाहिए? डिफ्रैक्शन होना चाहिए। डिफ्रैक्शन एक वेव नेचर प्रॉपर्टी को शो करता है। केवल डिफ्रैक्शन एक ऐसी इवेंट है जो ये बताता है कि वेव नेचर पॉसिबल है। पार्टिकल का या पार्टिकल नेचर को डिफ्रैक्शन शो नहीं करता है। तो यहाँ पर ये एक इन्होंने प्रिंसिपल लिया कि एज एक्स रेज डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल एंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इक्वल्स टू, या एज है wavelength of X-rays. So if X-rays are diffracted from crystal then electron also diffracted by crystal. मतलब यदि X-rays का क्रिस्टल के द्वारा विवर्तन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का भी क्रिस्टल से विवर्तन होना चाहिए। इन्होंने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो ब्रेग्स इक्वेशन यूज आती है उस ब्रेग्स इक्वेशन का इन्होंने यूज किया। बेटा वो जो ब्रेग्स इक्वेशन थी
वो ब्रेग्स इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2d साइन थीटा ब्रेग्स इक्वेशन। इसके बारे में आप पहले समझ लीजिए ब्रेग्स इक्वेशन का। तो ब्रेग्स इक्वेशन के लिए एक तो हमारे पास है बेटा d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, और इसी की फॉर्म एक और है 2d साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि यहाँ पर हमने जो ब्रेग्स इक्वेशन लिखी है, ये ब्रेग्स इक्वेशन 2 पार्ट्स में क्यों लिखी है। एक लिखी d साइन थीटा, कैपिटल D क्या है, कैपिटल D है बेटा लेटिस में, क्रिस्टल लेटिस में दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस। जैसे ये क्रिस्टल है, सपोज करो ये क्रिस्टल लेटिस है, ये इसमें डिफरेंट क्रिस्टल्स है, एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये क्रिस्टल लेटिस प्लेन है, ये लेटिस प्लेन, ये क्रिस्टल लेटिस प्लेन है ये। और इसमें ये कैपिटल D जो है ये तो है एक लेटिस में क्रिस्टल्स के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D, और स्मॉल d जो है ये है लेटिस प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस। ये लेटिस प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस है, ये क्रिस्टल लेटिस में एक तरीके से एटम्स के बीच की डिस्टेंस है। जब कोई भी लाइट रे ये इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट लाइट रे, आपतित किरण, और ये डिफ्रैक्टेड लाइट रे, डिफ्रैक्टेड रे। तो ये एंगल थीटा हमारे पास है, और ये यहाँ पर ये आपके पास ये 90 माइनस थीटा बाई 2। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये लिया है, क्योंकि अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो थीटा बाई 2 होगा। तो थीटा जो एंगल है वो क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड डिफ्रैक्टेड रे। तो ये इक्वेशंस आपको इस तरीके से यूज आती है। एन जो है ये डिफ्रैक्शन का ऑर्डर है, एन इज ए ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ रे, लैम्डा क्या है, रे की वेवलेंथ है, और ये स्मॉल डी आपके पास ये लेटिस की डिस्टेंस है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन यूज आती है। उन्होंने इस ब्रेग्स इक्वेशन का यूज करके लैम्डा निकाली। माइंड में प्रिंसिपल ध्यान से समझ लेना, इस इक्वेशन का यूज करके लैम्डा फाइंड आउट की, और अलग से दे ब्रोगली हाइपोथेसिस की इक्वेशन का यूज करके लैम्डा निकाली। अगर ये दोनों लैम्डा, दोनों वेवलेंथ नियर अबाउट आ जाती है या इक्वल हो जाती है, तो हम ये कन्फर्मली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर पॉसिबल है या पार्टिकल की वेव नेचर पॉसिबल है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या प्रिंसिपल इसने यूज किया। इसने ब्रेग्स इक्वेशन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए इक्वेशन यूज करके लैम्डा फाइंड आउट किया। इसमें मैंने ब्रेग्स इक्वेशन में क्या चीज़ कौन सी है ये मैंने बता दी। डी साइन थीटा इजिकल टू एन लैम्डा होता है, 2d साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 इजिकल टू भी एन लैम्डा बाई 2 होता है, एन लैम्डा होता है। और इस तरीके से इसने यहाँ पर d ये एटम्स के बीच की डिस्टेंस है बेटा, और स्मॉल d जो है ये क्रिस्टल लेटिस के बीच की डिस्टेंस है। तो ये इक्वेशन यूज करके लैम्डा फाइंड आउट किया। उसके अलावा डी ब्रोगली वेव थ्योरी जो थी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, उससे जो हमें लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिकल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी निकला था, उससे वेवलेंथ फाइंड की। अगर दोनों वेवलेंथ इक्वल आ जाती है तो कन्फर्मली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैव पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। ओके,
तो ये इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को डिफाइन करने के लिए डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट दिया था। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो एपरेटस यूज किया उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एपरेटस इसने जो यूज किया उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एपरेटस के देयर आर 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन गन, सेकंड है निकिल क्रिस्टल, थर्ड है डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉन गन, निकिल क्रिस्टल और डिटेक्टर, ये 3 पार्ट इसने यूज किए, या इस एपरेटस के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। आप देखिए किस तरीके से एपरेटस है। ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन जो होती है, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गन, ये हमें एक्सिलरेटेड थिन इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। मतलब त्वरित बारीक इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन का यूज करते हैं। एक्सिलरेटेड थिन इलेक्ट्रॉन बीम गेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन गन का यूज करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन गन में एक टंगस्टन का फिलामेंट एफ होता है, ये टंगस्टन का फिलामेंट है, ये फिलामेंट एफ, और ये टंगस्टन का फिलामेंट एफ एक सेल से कनेक्ट किया जाता है। जब ये सेल से जोड़ा जाता है तो थर्मियोनिक एक्सप्रेशन से या तापीय क्रिया से ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने लगता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है। ये जो है ये फिलामेंट एक सिलिंड्रिकल कैथोड से सराउंडेड होता है। ये सिलिंड्रिकल कैथोड से घिरा हुआ रहता है, इसको कैथोड बोलते हैं। यानी ये कैथोड क्यों बोला? क्योंकि इसको हम हाई वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ये हाई वोल्टेज सोर्स होता है, इसके नेगेटिव से हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसको हमने इसलिए कैथोड बोला है। ये पूरी जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन गन बोला जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर पास में ये डायाफ्राम की फॉर्म में 2 एनोड ए डैश होते हैं। डायाफ्राम यानी कि एक तरीके से ये पोटेंशियल तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, उसके अलावा ये थिन बीम प्रोड्यूस करेंगे, ये ए डैश। इसको हम इससे पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर ये एक तरीके से यूँ कह दीजिए कि चेंजेबल पोटेंशियल है, यानी हम इस पोटेंशियल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, या यहाँ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर यूज कर लेंगे। तो ये एनोड ए डैश है। जब ये इसको हीट करता है फिलामेंट को, तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को इस कैथोड और एनोड के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई करके और एक्सेलरेट किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन की थिन बीम गेट की जाती है। ये इसका सिस्टम है। ये इलेक्ट्रॉन बीम या इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है। इलेक्ट्रॉन बीम जो इंसिडेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन पुंज है, इंसिडेंट की जा रही है इसको यहाँ पर। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है ये क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन गन। समझ में आ गया? ये कैथोड है, ये एनोड की फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। डायाफ्राम भी है, यानी कि ये 2 काम करेंगे, एक्सेलरेट भी करेंगे। ये पोटेंशियल एक्सेलरेट करने के लिए दिया गया है। ये जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन आएंगे, त्वरित इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये एक थिन बीम इलेक्ट्रॉन की गेट हो जाएगी। सेकेंड पार्ट है निकिल क्रिस्टल। ये निकिल क्रिस्टल यहाँ पर हम एज है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या डिफ्रैक्शन क्रिस्टल की फॉर्म में लेते हैं। ये निकिल क्रिस्टल है। ये जो निकिल क्रिस्टल है, इस निकिल क्रिस्टल को
इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं, या यूँ कह दीजिए कि पूरी इसको रोटेट करने की, घुमाने की पूरी अरेंजमेंट होती है। यानी इसको यूँ हाथे से यूँ पकड़ कर और आप चारों तरफ घुमा सकते हो। ये सेकंड पार्ट है इसका, निकिल क्रिस्टल। ये वाला निकिल क्रिस्टल जो यूज किया जाता है, इसमें जो डिस्टेंस होती है वो, अगर हम क्रिस्टल में, लेटिस में एटम्स के बीच की डिस्टेंस देखें तो लेटिस में एटम्स के बीच की डिस्टेंस तो होती है 2.15 एंगस्ट्रम, और अगर हम लेटिस प्लेन के बीच की डिस्टेंस देखें, ये तो क्रिस्टल में एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, मीन्स कैपिटल डी। और अगर हम आपके पास क्या देखें, स्मॉल डी की वैल्यू देखें, यानी लेटिस प्लेन के बीच की डिस्टेंस, तो लेटिस प्लेन के बीच की डिस्टेंस होती 0.92 एंगस्ट्रम। ये दोनों इस निकिल क्रिस्टल में होती है, और ये वेवलेंथ की ऑर्डर की है, इसलिए इसको यूज किया। ये इलेक्ट्रॉन बीम जब इस पर पड़ती है, इस पर इंसिडेंट होती है, तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में इसको डिफ्रैक्ट करती है, फैला देती है, स्प्रेड करती है, यानी डिफ्रैक्शन करती है इसका। अब वो जो डिफ्रैक्टेड बीम है वो यूँ आएगी, जैसे यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, हर तरफ, मतलब सब दिशाओं में, सारी डायरेक्शंस में ये फैलेगी। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्ट यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए, वो एक डिटेक्टर यूज करते हैं जो एक सर्कुलर स्केल पर चलता है। ये एक सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल यूज किया जाता है। इस पर एक तरीके से डिग्रीज बनी रहती है कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर एक डिटेक्टर यूज करते हैं हम, डिटेक्टर। ये एक चेम्बर होता है, आयोनाइजेशन चेम्बर, और इस आयोनाइजेशन चेम्बर में, डिटेक्टर में CO2 या SO2 गैस फील्ड होती है। CO2 या SO2 गैस फील्ड होती है बेटा, इसमें भरी हुई होती है। इसको हम एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, या इलेक्ट्रोमीटर बोलते हैं इसे हम, इलेक्ट्रोमीटर से कनेक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोमीटर अर्थिंग देता है इधर। अब जैसे ही ये डिफ्रैक्टेड बीम, ये डिफ्रैक्टेड बीम इसके अंदर एंटर करेगी, ये तो थी इंसिडेंट बीम, ये है डिफ्रैक्टेड बीम, विवर्तित किरण पुंज, डिफ्रैक्टेड बीम, विवर्तित पुंज। तो ये जब इसके अंदर एंटर करेगी तो ये गैस आयोनाइज्ड होगी, और जब ये गैस आयोनाइज्ड होगी तो इस इलेक्ट्रोमीटर में रीडिंग आएगी। उस रीडिंग के बेस पर हम इसकी इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो थर्ड पार्ट डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, जो मैंने बताया कि ये डिफ्रैक्टेड बीम आएगी, हम इसको यहाँ भी ले सकते हैं, डिटेक्टर को यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी इसको, यानी इस रेल रॉड्स पर एक तरीके से इस स्केल पर इसको चलाया जा सकता है। ये पटरी की तरह होता है, यानी पटरी के फॉर्म में, जैसे यहाँ से यूँ 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 चला सकते हैं ये। तो इस तरीके से डिफरेंट, जैसे यहाँ की अगर डिफ्रैक्ट हुई तो यहाँ वाली को डिटेक्ट किया, यहाँ वाली को, यहाँ को, सब सारी रेज को हम डिटेक्ट करेंगे। तो ये डिटेक्टर है, इसके अंदर जो गैस है वो आयोनाइज्ड होगी, और जब गैस आयोनाइज्ड होगी तो ये जो इलेक्ट्रोमीटर यहाँ पर कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रोमीटर, इसमें रीडिंग आएगी, और इसमें इलेक्ट्रोमीटर में जब रीडिंग आएगी तो उसके बेस पे हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ये इलेक्ट्रोमीटर, ये आयोनाइजेशन चेम्बर या डिटेक्टर। तो इस तरीके से इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सारी वर्किंग मैंने आपको इसकी 3 पार्ट्स की बता दी, कौन किस तरीके से वर्क करता है। जो हम थीटा एंगल ले रहे हैं वही आएगा, इंसिडेंट बीम और डिफ्रैक्टेड बीम के बीच का एंगल थीटा। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट है। अब इसकी वर्किंग में क्या किया उन्होंने, डेविसन एंड जर्मर ने, कि उन्होंने पहले इस फिलामेंट को हीट किया। फिलामेंट को हीट करते ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। उन इलेक्ट्रॉन्स को इस कैथोड और एनोड पर हाई पोटेंशियल अप्लाई करके और एक्सेलरेट किया। उन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम को क्रिस्टल पर इंसिडेंट किया, डाला। जब क्रिस्टल पर इंसिडेंट किया, आपतित किया, तो क्रिस्टल से ये विभिन्न दिशाओं में, डिफरेंट डायरेक्शंस में विवर्तित हो गए, डिफ्रैक्टेड हो गए।
उन विवर्तित पुंज को, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज को या डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन पुंज को इन्होंने डिटेक्ट किया और उनकी इंटेंसिटी फाइंड आउट की। उस इंटेंसिटी के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमीटर जुड़ा हुआ है। जब वो इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं और ये अब जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में 44 वोल्ट से एक्सेलरेट लिया, फिर 48 वोल्ट से एक्सेलरेट लिया, फिर 54 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, डिफरेंट वोल्टेज से उन्होंने एक्सेलरेट करके बीम डाली और बार बार इस डिटेक्टर का हर डायरेक्शन में यूज करके इंटेंसिटी फाइंड की। 54 के बाद 60 वोल्ट लिया, 64, 68 वोल्ट, इस तरीके से डिफरेंट वोल्टेज के लिए उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट की, एक्सेलरेट करके, त्वरित करके, विभिन्न विभव से त्वरित करके बीम यहाँ पर डाली और विवर्तित होने वाली बीम को डिटेक्ट करके उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी फाइंड की। तो उन्होंने क्या देखा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, उन्होंने क्या देखा कि जब 54 वोल्ट से एक्सिलरेट होने वाली इलेक्ट्रॉन बीम 54 वोल्ट विभव से त्वरित इलेक्ट्रॉन बीम निकिल क्रिस्टल पर इंसिडेंट की जाती है, आपतित की जाती है, तो उसके रेस्पेक्ट में 50 डिग्री एंगल पर डिफ्रैक्ट होने वाली जो बीम है, यानी कि जो 50 डिग्री कोण पर विवर्तित होने वाली जो बीम है वह अत्यधिक तीव्रता प्रदर्शित करती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी डिफाइन करती है, शो करती है। तो ये दोनों बातें इन्होंने यहाँ पर कैलकुलेशन में ली। नंबर 1 54 वोल्ट और नंबर 2 50 डिग्री। वापस सुन लीजिए, 54 वोल्ट विभव से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज निकिल क्रिस्टल पर डाली जाती है तो आपतित पुंज के सापेक्ष 50 डिग्री कोण पर विवर्तित होने वाली पुंज की तीव्रता सर्वाधिक होती है। When an electron beam accelerate by 54 volt incident at nickel crystal, then the beam diffracted at 50 degree angle with respect to incident ray is have a maximum intensity। ये दोनों बात ली। तो अब आप देखिए इन्होंने कैलकुलेशन में क्या किया, फ्रॉम ब्रेग्स इक्वेशन डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ पर डी की जगह 2.15 एंगस्ट्रम, साइन थीटा, थीटा की जगह 50 डिग्री और एन की जगह फर्स्ट ऑर्डर का आपने एक्स ये लिया है डिफ्रैक्शन, इसलिए एन की जगह 1। और यहाँ जब इसको ये कैलकुलेट करता है, साइन 50 की वैल्यू रखता है साइन की टेबल से, जैसे साइन 45 की वैल्यू 0.707 होती है, साइन 50 की वैल्यू भी साइन की टेबल से मिलेगी। जब ये कैलकुलेट करता है तो इसको ये लैम्डा की जो वैल्यू मिलती है ये 1.65 एंगस्ट्रम मिलती है, 1.65 एंगस्ट्रम। किससे? ब्रेग्स इक्वेशन से। नाउ फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस lambda of electron is equal to 12.27 upon under root v angstrom. Here v equal to 54 volt, जो भी मैंने आपको डिस्कस किया था। So lambda is equal to 12.27 upon under root 54। बेटा 54 का अंडर रूट 7 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 49 का 7 होता है, और जब इसमें ये वैल्यू रखकर अंडर रूट वगैरह की वैल्यू रखकर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये आता है 1.67 एंगस्ट्रम। तो आप देखिए कि जो वेवलेंथ हमें ब्रेग्स इक्वेशन से मिली है लगभग उतनी ही या इक्वल टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की वेवलेंथ के इक्वल आती है, यानी दोनों वेवलेंथ इक्वल है,
इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर पॉसिबल है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने डेविसन और जर्मर ने दिया था। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट इसको डिफाइन करता है। अब इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक हमारे पास है, वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल केमिस्ट्री में भी ये 11th क्लास में आपने रीड किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने ये बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों का एक ही टाइम पर एट अ डेफिनिट टाइम एक्चुअल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। यानी कि नाभिक के चारों तरफ किसी परमाणु में कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का एक साथ ठीक ठीक निर्धारण या वास्तविक वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इनमें अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इनमें कुछ अनसर्टेनिटी बनी रहती है, अनिश्चितता बनी रहती है। और इसको उसने यहाँ पर बताया कि अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है, और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी एक्स है या डेल्टा पी है, एक्स डायरेक्शन में हमने ये ले लिया, या यहाँ पर अगर कॉमनली आप लेना चाहें तो यूँ भी ले सकते हैं कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा आर है और मोमेंटम में डेल्टा पी है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होता है। ये इसने एक फॉर्मूला दिया था कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी की जो मल्टीप्लाई की जो वैल्यू होती है वो h/4 के इक्वल या उससे अधिक होती है, ग्रेटर होती है। हालांकि h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 है। आप जानते हैं ये बहुत ही मिनिमम है जो अनसर्टेनिटी है, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया। इसमें फिर क्या किया इन्होंने, एक बात और की, सिंस h/2 इज इक्वल टू h क्रॉस, इसको अलग से h क्रॉस बोला और इसकी वैल्यू 1.052 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये आपको बताई। तो ये यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा आर डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको नियर इक्वल टू लेकर चलते हैं और हम यहाँ पर कैलकुलेशन में यूज करते हैं इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर मान लीजिए एक्सिस के अलोंग लिया जाए, जैसे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस आप बोल देंगे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2। अलोंग वाई एक्सिस लें, वाई एक्सिस डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2। अलोंग जेड एक्सिस लें, जेड एक्सिस डेल्टा जेड डॉट डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2। तो इस तरीके से ये आपके पास तीनों एक्सिस के अलोंग आ जाती है। इसके अलावा एक बात ये भी कही है कि जिस जगह पर यूनिट जूल इंटू सेकेंड हो जाएगी उन सब के लिए ये प्रिंसिपल ओबे करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी डेल्टा ई है और टाइम में अनसर्टेनिटी डेल्टा टी है, तो ये इक्वेशन यहाँ भी अप्लाई हो जाती है, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2। ये भी इक्वेशन आपके पास आ जाती है, ये तो है ही, और ये तीनों एक्सिस के अलोंग है। उसके अलावा एक आपके पास एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आई है कि अगर अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम इज डेल्टा जे,
एंड अनसर्टेनिटी इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय संवेग में अनिश्चितता डेल्टा जे है और कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता डेल्टा थीटा है, तो यही इक्वेशन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये भी बन जाएगी, डेल्टा जे डॉट डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 या एच अपॉन 4 पाई। तो इस तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि एक टाइम पर, एक क्षण पर, एट अ मोमेंट, एट अ इंस्टेंट, वी कांट कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, यानी नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग का सही या यथार्थ रूप में एक साथ एक ही क्षण पर निर्धारण करना संभव नहीं है। उसी तरीके से ये इक्वेशंस आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम इंटरवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल और टाइम इंटरवल ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेट एट अ टाइम एक्चुअली। उसी तरीके से ये आपके पास है। तो ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स का चैप्टर कंप्लीट है। थैंक्स।